देखिए वैसे क्योंकि मैं बेसिकली मियाँ वाली से हूँ, पैदाइश मियाँ वाली में है, लेकिन फिर जो ज़िंदगी गुज़री वो बक्खर में गुज़री। एजुकेशन मैट्रिक तक बक्खर में थी और लिया ननिहाल है। एक तो मैं ये है कि मुझे ये बड़ा फ़ायदा है कि साउथ पंजाब में से कोई कहीं का भी हो, तो मैं उसको अपना सिटी फ़ेलो बना लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, हम के पॉडकास्ट की एक और बड़ी एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं फ़हद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनके बारे में बड़ी फ़रमाइशें आई कि इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के बड़े नामवर नौजवान सहाफ़ी इनको बुलाया जाए और आज फाइनली सदीक़ जान साहब ने हमें टाइम दे दिया। सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। जी। सबसे पहले तो मुझे सर बताइए कि आप आई थिंक मियाँ वाली से बिलोंग करते हैं और आपका जो करियर है उसकी प्रोग्रेशन हमने सोशल मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त देखी। पहले आप ट्विटर पे थे, फिर गालबन यूट्यूब पे आए और फिर यूट्यूब पे भी आपने तकरीबन 5.5 लाख करीब आपके सब्सक्राइबर्स हैं और पाकिस्तान के उन चंद सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है जिनका कंटेंट टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होता है। मुझे ये बताएं कि वो क्या जर्नी थी, आपने स्टार्ट कहाँ से किया? मियाँ वाली का लड़का पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल का ब्यूरो चीफ लगा और उसके उससे पहले वो यूट्यूब की एक बड़ी सेंसेशन बने आप। तो ये प्रोसेस क्या था? देखिए वैसे क्योंकि मैं बेसिकली मियाँ वाली से हूँ, पैदाइश मियाँ वाली में है, लेकिन फिर जो ज़िंदगी गुज़री वो बक्खर में गुज़री। हुँ, एजुकेशन मैट्रिक तक बक्खर में थी हुँ, और हुँ, लिया ननिहाल है। हुँ, एक तो मैं ये है कि मुझे ये बड़ा फ़ायदा है कि साउथ पंजाब में से कोई कहीं का भी हो, तो मैं उसको अपना सिटी फ़ेलो बना लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मुज़फ़्फ़रगढ़ से मैंने एफएससी की, बहावलपुर रहा 6-7 साल, तो हुँ, ये बड़ा फ़ायदा है कि पूरा हुँ, जनूबी पंजाब ही कवर किया। देखिए मैं आपको बताऊँ कि मैं जब 8th क्लास में था तब से ही तलबा तंज़ीमों में, बज़्म हुँ, पैगाम में रहा। हुँ, फिर जमीयत में रहा हुँ, मैट्रिक के बाद। हुँ, गोमनी यूनिवर्सिटी में जमीयत में रहा और उसके बाद फिर एमएसएम में रहा हुँ, और तलबा तंज़ीमों से ताल्लुक़ रहा। फिर तलबा तंज़ीमों में ज़ाहिर है सियासत ही होती है, पॉलिटिक्स ही हुँ, होती है और साथ ही फिर ये है कि मीडिया का बड़ा शौक था। हुँ, बखर के एक लोकल अख़बार से शुरू किया, उस वक़्त वो दावर, फिर थल टाइम्स और बहावलपुर गया तो वहाँ मामू क्योंकि डॉक्टर हैं, हुँ, उनकी वजह से डॉक्टर्स के साथ उठना-बैठना, तो मैंने हुँ, वहाँ पे वाईडी की ख़बरें बनाना, हुँ, ख़बरें बना के और बल्कि आपके चैनल में ही हैं मुग़ीथ साहब, हाँ, हाँ, उनसे भी मेरा तारुफ़ इसलिए हुआ था भावलपुर में कि मैं इन पेज में ख़बर टाइप करके और ईमेल किया करता था। हुँ, तो हुँ, वो बड़े हैरान होते थे वहाँ लोकल अख़बारात वाले कि यार ये कैसे इतना मुनज़्ज़म एक सिस्टम हाँ, है कि हाँ, इन पेज में ख़बर टाइप करो और उनको आसानी होती थी। हुँ, हुँ, इन पेज में ख़बर टाइप हुई है, कॉपी पेस्ट करते थे कॉपी वो। पेस्ट की तो हुँ, बाकी लोग हाथ से लिखी हुई प्रेस रिलीज़ें भेजते जाके थे। देते थे, तो हाँ, वो हाँ, बनी बनाई में हाँ, भेजते थे। हाँ, तो वहाँ पे ख़बरें बनाना, लगवाना, हुँ, उनके वो हुँ, सारी चीज़ें। हुँ, हुँ, फिर एक टाइम बहावलपुर में जो है वो रावी के नाम से एक चैनल शुरू हुआ, उसमें फिर डॉक्टर हुमैरा थीं, हुँ, हुँ, मामू की सीनियर थीं। हुँ, अब वो लाहौर होती हैं। हुँ, हुँ, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि तुम क्या कर रहे हो बहावलपुर में? तुम्हें हुँ, लाहौर जाना चाहिए, हुँ, बड़े शहर में जाना चाहिए। फिर जब मैं लाहौर गया, ये जब आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च शुरू हो रहे थे, हुँ, तो उस वक़्त जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, मिनहाजुल कुरान, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक अपना मीडिया सेल बनाया था। हुँ, वहाँ पे उनको मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर्स चाहिए थे, टीम चाहिए थी, तो वहाँ पे हुँ, मैं गया और वहाँ से फिर शुरू किया। फिर क्लासरा साहब के साथ तारुफ़ हुआ सोशल मीडिया पे, फिर उनकी मैं हुँ, ट्वीट्स किया करता था। फिर हुँ, वहाँ से फवाद चौधरी साहब के साथ ट्विटर पे राब्ता हुआ हुँ, और फिर फवाद साहब के साथ जॉइन किया 92। हुँ, फवाद साहब नियो चले गए, तो मैं फिर क्लासरा साहब के साथ आ गया हुँ, और बस फिर क्लासरा साहब को छोड़ा तो फिर यूट्यूब पे फिर आ गया। इंडिपेंडेंट हो गए। सर गैलप का एक सर्वे था जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगले गालबन 4-5 साल में जो डिजिटल मीडिया दैट वुड टेक ओवर ट्रेडिशनल मीडिया और आपकी ट्विटर पे भी ठीक-ठाक फॉलोइंग है, जो आपके फेक अकाउंट्स काफ़ी सारे बने हुए हैं, उन पे भी हम बाद में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक़्त में ऑनलाइन मीडियम्स ट्रेडिशनल मीडिया को टेक ओवर कर लेंगे? मेरा ख़्याल है तकरीबन तो कर लिया है। हुँ, हुँ, अब मैं आपको बताऊँ कि मैं, हालाँकि मेरी ज़िम्मेदारी इस तरह की है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता होना चाहिए क्या चल रहा है, हुँ, हुँ, मीडिया पे क्या चल रहा है, ख़बरें क्या चल रही हैं, कोई हमारी मिसिंग तो नहीं है। हुँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैंने ट्विटर के ऊपर लिस्टें बनाई हुई हैं हुँ, हुँ, और जो है वो मैंने 6 ऐसी लिस्टें बनाई हुई हैं, जिनको मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि पूरे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। हुँ, हुँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये फ़ील हुआ हो कि यार मैं टीवी नहीं देख रहा था तो मेरी खबर मिस हो गई हुँ, है। हुँ, क्योंकि होता अब क्या है, रिपोर्टर जैसे ही खबर देता है अपने हुँ, चैनल हुँ, को, वहाँ पे तो फिर भी शायद टाइम लग जाता हो हुँ, हुँ, कि वो इस्लामाबाद ब्यूरो के पास आएगी, यहाँ से हेड ऑफ़िस जाएगी हाँ, लाहौर या कराची, या उसने डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप हाँ, में डाल दी, वो वहाँ से कॉपी करेंगे। अब ये रिपोर्टर्स ये करते हैं और ये ठीक करते हैं कि वो अपने चैनल को देने के साथ ही ट्वीट कर देते हैं। हुँ, हुँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से एक्टिव रिपोर्टर हैं। उनको अगर आप एक अच्छे तरीके से आपने एक सिस्टम मॉनिटरिंग का बनाया हुआ उनका है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना। आप उनको मॉनिटरिंग पे लगाए हुए हैं, हुँ, हुँ, एक तो ये वजह है। दूसरा देखें हो क्या रहा है, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, हुँ, हुँ, मिसाल के तौर पे आज
अगर हम बात कर लें, आज की बात कर लें, मिसाल के तौर पे आज मामला था कि जनाब पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ वाले गए MNAs और इस्तीफ़ों के मामले पे। तो क्या हुआ? अब मैं अगर मुझे सिर्फ ये चीज़ जाननी है एक व्यूअर के तौर पे, तो मुझे पता है कि यार सुप्रीम कोर्ट के ये 4 रिपोर्टर हैं, 5 रिपोर्टर हैं, 6 रिपोर्टर हैं जो वहाँ से वीलॉग करते हैं। मैं उन 4-5 में से किसी का वीलॉग खोलूँगा, मुझे पूरा पता चल जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे किस वक़्त थे, वहाँ पे क्या-क्या होता रहा और उसके बाद एंड क्या हुआ। मुझे टीवी पे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि टीवी चैनल्स के ऊपर कि बड़े से बड़ा रिपोर्टर बड़ी से बड़ी खबर भी दे रहा होगा ना, उसको लाइन पे लेंगे, जी बताइए, वो बताना शुरू करेगा, 40-45 सेकंड बाद बहुत शुक्रिया जी और आगे निकल जाएंगे। अब मैं एज ए व्यूअर, मुझे तो उसके ऊपर जानना था, मैं तो टीवी देख उस खबर के लिए रहा था और आपने 40-50 सेकंड में उसको फारिग कर दिया रिपोर्टर को। तो जब इस तरह से ट्विटर के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जब यूट्यूब वीलॉग में इंफॉर्मेशन आ रही होगी, तो मैं क्यों टीवी जो है वो देखूंगा। एक चीज़। दूसरा ये है कि देखें अब ना चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं आपको अपना बताऊं कि मैं जितने भी टॉक शो सुनता हूँ, मैं सबके सब टॉक शोज डबल स्पीड पे सुनता हूँ, ठीक है। और फिर एक और चीज़ होती है कि अगर मैं मालिक साहब का प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, मैं समर अब्बास साहब का प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, मैं काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, मैं अगर समी इब्राहिम साहब का प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, मैं किसी का भी 8 बजे का प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, तो एक ये है कि मैं टीवी लगाऊं, पूरा घंटा मैं बैठा रहूं, दरमियान में ब्रेक भी आ रही है और एक आध गेस्ट ऐसा भी बैठा है जो मुझे पता है इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बस इस चैनल के पास कोई और गेस्ट था नहीं इनकी इस पार्टी का, उन बेचारों ने बिठाना था, उन्होंने बिठा दिया और मैं उसको सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन होता क्या है, मैं अब आपको बताऊं कि कल रात को एक टॉक शो था, मैंने वो आज सुबह सुन रहा था, अब वो 45 मिनट का टॉक शो था, 45 मिनट का, उसमें से मैंने सिर्फ एक बंदे को सुनना था, मैंने उसको फास्ट प्ले किया, जब उसकी बात खत्म होती थी फिर मैं फॉरवर्ड करके दोबारा उस पर आ जाता था कि उससे जब सवाल होता था। तो ये अब चीज़ें जो है ना, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग कंटेंट सुनना चाहते हैं और लोग इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं। अब लोग भी इन चीज़ों से थक गए हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। फिर एक और जो मसला है वो ये है, हर पार्टी में जो गेस्ट है ना वो 5-5, 6-6 ही हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उनको वो हर चैनल पे जाते भी नहीं है, वो हर टॉक शो में जाते भी नहीं है, हो सकता है वो पूरे दिन में किसी एक प्रोग्राम में गए वो, तो बाकी जो बैठे होते हैं वो तो बस बेचारे, उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी को डिफेंड करना होता है, उनके पास अपनी पार्टी की 90% इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो 70% टॉक शोज में बैठे होते हैं, तो क्यों कोई देखेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बताया कि यूट्यूब पे ज़्यादा लोग फोकस्ड हैं और जो कंटेंट मतलब ट्रेडिशनल टीवी पे लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट करता है वो यूट्यूब पे उनको एक्सेसिबल होता है। अब जितने सहाफ़ी हैं वो सब सोशल मीडिया पे आगे हैं, सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े से बड़ा सहाफ़ी है, छोटे से छोटा रिपोर्टर है, सबके चैनल्स हैं। मेरा सवाल ये है कि आजकल ना रिजीम चेंज के बाद आप एक ख़ास पार्टी का नैरेटिव अगर सोशल मीडिया पे बेच रहे हैं तो आपकी माइलेज ज़्यादा है, आपके व्यूज़ ज़्यादा हैं, आपकी रीट्वीट ज़्यादा हैं। बाकी जो जितनी जनता है वो जो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रही है लेकिन वो उस तरह से माइलेज ग्रैब नहीं कर पा रहे। सो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, मेरी ज़ाती राय में गलत भी हो सकता है, वो एक साइड पे, चाहे वो किसी भी पार्टी की साइड पे, जो लोग न्यूट्रल हैं उनको उनका कंटेंट उस तरह से वेलकमिंग नहीं है सोशल मीडिया ऑडियंसेस पे। और हम इस पे भी बात करते हैं कि पेशेंस क्यों इतनी कम है। तो आपके ख़्याल में एक रिपोर्टर है जो फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद पुलिस की बीट कवर करता है या हाई कोर्ट की करता है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि वो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करे। और मतलब मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनकी 1000 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस हैं लेकिन उनके सब्सक्राइबर को 50,000 तक भी नहीं गए और उनके रेवेन्यूज़ भी उस तरह से नहीं। सो यूट्यूब की गाइडलाइंस आपके ख्याल में क्या हैं कंटेंट की वायरलिटी के लिए? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक तो ये ज़रूर हुआ है कि बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हैं ना वो शुरू में नहीं आए यूट्यूब पे। मुझे याद है मैं जब रिपोर्टर्स को कहा करता था कि आप यूट्यूब पे आएँ तो वो मजाक उड़ाया करते थे, तज़हीक किया करते थे यूट्यूबर, तज़हीक अमेज़ उसमें ना अभी भी बहुत सारे लोग, हालांकि मैं एक चैनल में मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं उसके ऊपर हूँ, लेकिन अभी भी मुझे यूट्यूबर कहते हैं और मुझे खुशी होती है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मुझे पता है कि जब ये मुझे यूट्यूबर कह रहे हैं तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है, और आप तो हैं भी टॉप 2-3, ठीक है। तो मुझे फिर खुशी होती है कि अगर एक बंदा खुद ही अजियत अपने गले डालना चाहता है, हसद और बुग़्ज़ और उस चीज़ की, तो उसको होनी चाहिए तकलीफ। देखिए मैंने बहुत रिपोर्टर्स को कहा, अभी भी मैं बहुत रिपोर्टर्स को कहता हूँ कि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। जब अच्छे रिपोर्टर्स नहीं आए ना, फिर एक स्पेस थी, वो बहुत से लोगों ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा अभी भी जो आपने बात की, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब मैं पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये नहीं होता कि आप कहें खबर दे रहे थे, आप सिर्फ खबर दे रहा था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा था।
और वो दोनों साइडें सुन रही थी, जिसको क्योंकि उसमें मेरे व्यूज नहीं थे, उसमें इंफॉर्मेशन और खबर भी मेरे ख्याल में वो यूनिक नहीं थी ना, वो दिन में चल चुकी, वो टीवी चैनल्स ने कवर कर ली, और जिसने नहीं देखी वो आपके यूट्यूब चैनल पे आके देख रहा है, और दिस इज नॉट द एनालिसिस पार्ट एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसमें मैं बताऊँ ना आपको, देखें एक तो चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन जो भी देगा लोग उसको सुनेंगे। अब होता क्या है, इतने लोगों के अंदर ये भी पेशेंस नहीं रही कि वो 6-8 महीने ना आप मेहनत कर लें। 6-8 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैं अक्सर जब मेरे पास अब लोग आते हैं कि हम यूट्यूब करना चाहते हैं, मैं उन्हें कहा करता हूँ कि जिस तरह से न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, और माँ उसका पहले साल 1 साल जिस तरह ख्याल रखती है, इस तरह से यूट्यूब की केयर करनी पड़ती है पहले साल। यानी इतनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आप ये देखें कि तकरीबन को 200 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन पर रोज़ाना की एक वीडियो आती है। उनमें 100 ऐसे हैं जिनके ऊपर, या 70 ऐसे हैं जिनके ऊपर डेली की 2 वीडियोज़ आती हैं। 35-40 ऐसे हैं जिन पे डेली की 3 वीडियोज़ आती हैं। इस वक्त बड़े नाम, जो प्रोमिनेंट नाम है मीडिया के, रिपोर्टिंग में, एंकर्स में, एनालिस्ट में, 35 से 40 हैं जिनकी डेली की 2 वीडियोज़ आती हैं, या कम से कम एक तो ज़रूर आती है। अब अगर आपने इसमें से जगह अपनी बनानी है, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और यूनिक चीज़ें करनी होंगी, इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कंटेंट देना होगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कर क्या रहे हैं। मैं कोर्ट नहीं जाता, मैं पार्लियामेंट नहीं जाता, मैं रिसर्च नहीं करता, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं 5 यूट्यूबर्स को सुनूंगा और 5 में से चीज़ें सुन के और अपनी एक वीडियो कर दूंगा। एज ए व्यूअर आप क्यों मुझे सुनेंगे? अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं और कुछ हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है। यहाँ पे भी है कि भाई उसको सुनने वाले कौन हैं। जो मैटर करने वाले लोग हैं ना, वो कभी भी ऐसे यूट्यूबर को नहीं सुनेंगे जिसका उनको पता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, वो एम ही बस इधर उधर से चीज़ें उठा के कर रहा है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जिसकी एक्सेस होगी, वो उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, बात करके देगा तो उसकी बात में एक वजन होगा और उसका एक इम्पैक्ट भी होगा। अब भी अगर कोई यूट्यूब करना चाहता है, वो क्या अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि एक चेकलिस्ट बता दें जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, या जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं या रिपोर्टर्स हैं जिनके पास समहाउ इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, तो उन लोगों के लिए एक चेकलिस्ट बता दें कि किस तरह से वो शुरू करें। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक तो यह है कि सबको शौक है करंट अफेयर्स, सबको करंट अफेयर्स का शौक है। मैं कहता हूँ यार, स्पोर्ट्स में अच्छे यूट्यूब चैनल नहीं है, इसमें एंटरटेनमेंट में अच्छे यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है। सोशल इश्यूज पे अब हमारे बहुत से दोस्त कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें स्पेस है, ठीक है। तो बात यह है कि जब तक आप इन चीज़ों पे नहीं करेंगे जिनमें स्पेस है, और आप सारे आके हम कहते हैं कि बस मैंने करंट अफेयर में, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें बड़ा आपकी एक्सेस हो जाएगी पॉलिटिशियंस तक, आप ये वो सारा कुछ, तो देखें आप किसी भी, आप चले करंट अफेयर में भी करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ आप देंगे ना, आपको ऐसी चीज़ देंगे जो व्यूअर को लगेगा, क्योंकि देखिए मैं एक व्यूअर हूँ और मैंने तय किया हुआ है कि मैं डेली के इन 4 यूट्यूबर्स को सुनूंगा, 5 यूट्यूबर्स को सुनूंगा। अब आप चाहते हैं कि मैं आपको सुनूं और उन 5 में से एक को स्किप कर दूं, आपको साबित करना होगा कि भाई मेरा कंटेंट इस काबिल है कि आप सुने। इनमें से जो 5 आप सुन रहे हैं ना, इनमें से एक जो है ना 5वें नंबर वाला, उससे तो कम से कम मैं बेहतरी कंटेंट दे रहा हूँ। और फिर एक और चीज़ ये होती है कि लोगों को जाहिर है टेक्निकल चीज़ें यूट्यूब की वो नहीं पता होती। फिर इसी तरह से अब मैं लोगों को कहता हूँ कि आपका जिस तरह से एक प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट, वो उस कंपनी की कोशिश होती है कि बड़े से बड़े मॉल पे भी उनका प्रोडक्ट पड़ा हो, छोटी से छोटी दुकान पे भी उनका प्रोडक्ट पड़ा हो। आपकी जो वीडियो का कंटेंट है वो यूट्यूब पे भी होना चाहिए, फेसबुक पे भी होना चाहिए, इंस्टा के ऊपर भी होना चाहिए, टिकटॉक के ऊपर भी होना चाहिए, स्नैक के ऊपर भी होना चाहिए, ट्विटर के ऊपर भी होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें ये बड़ा मैटर करता है कि आपके अच्छी टैगलाइंस हो, आपका थंबनेल अच्छा बना हुआ हो, कंटेंट उसमें बड़ा जानदार हो। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मिला के करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर वो है मेहनत। देखें एक चीज़ तय है, जिस तरह कोई बेटी या बेटा, और ये बात मैं हमेशा करता हूँ, हर इंटरव्यू में करता हूँ, हर जगह करता हूँ, कि जिस तरह एक बेटी या बेटा मेहनत करके आए ना, तो माँ उसका क्रेडिट ड्यू नहीं रखती, उसका बड़ा ख्याल रखती है कि मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा बड़ी मेहनत करके आए। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला, हम सबको पता है कि माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा मेहनत करे और अल्लाह ताला उसको उसका रिजल्ट रिवॉर्ड ना दे? हम मसला ये है कि हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, हम मेहनत नहीं करते। मैं आज जितने मेरे पास स्टूडेंट आते हैं या मीडिया में आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार हम लोगों को आपने बड़ा समझ लिया कि हम ये वो बहुत सारी चीज़ें हमने गलत भी की हैं अपने करियर में, जिनका अब एहसास होता है यार नहीं करनी चाहिए थी। वक्त के साथ साथ बंदे को होता है, आप बहुत आगे जा सकते हैं बगैर कुछ वो गलतियां की जो हमने की हैं, लेकिन आपको 14 से 16 घंटे काम करना पड़ेगा, 18 घंटे काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं करें मीडिया में, नहीं कर सकते जाके कोई और काम करें। लेकिन हम इसको करना भी गवर्नमेंट जॉब की तरह चाहते हैं, 9 to 5।
वो तो हो नहीं सकता। दोस्तियां भी साथ निभाना चाहते हैं, फिल्में ड्रामे भी देखना चाहते हैं, अय्याशियां भी करना चाहते हैं और साथ मीडिया में भी आगे जाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब आप अभी हम इस वक्त 10 बज रहे हैं और आपने भी सुबह दिन 10 बजे के करीब ही शुरू किया होगा या उससे भी जल्दी, और मैंने तो तकरीबन इसी के अराउंड किया था, और अब हमें तकरीबन 12 घंटे हो गए हम इसी प्रेमिसेस में घूम रहे हैं। सर आप एक सर्टन टाइम, अच्छा एक तो पहले मुझे बताइए कि आपके यूट्यूब को कितना अरसा हो गया आप खुद चलाते हुए? जो 5-5.5 लाख फॉलोअर्स हैं, हम अपने ऑडियंस के लिए बता दें कि आपने कितने अरसे में गेन किए? मैंने 2018 में शुरू किया। मतलब 3-3.5-4 साल में आपने, 4 साल में आपने, और बहुत बड़ा नंबर है 5-5.5 लाख। सर आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड के बाद ना थोड़े से यूट्यूब पे एग्रेसिव हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस भी देखी और ट्वीट्स भी। पाकिस्तान में मीडिया किसी हद तक कंट्रोल किया जाता है और उस पर बड़ा इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन यूट्यूब के बारे में कहा यह जाता है कि कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कॉल्स आ जाती हैं कि यार ये वीडियो क्यों की तुमने, ये ट्वीट क्यों की, इसको डिलीट करो। और बहुत सारे लोग उस खौफ की वजह से और उस इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान से भागे भी, और बहुत सारे ने अपने यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिए। मेरे अपने कितने दोस्त आपके इदारे से मुंसलिक जो मुल्क छोड़ के चले गए और जो बाहर बैठे हुए, आपको नहीं कॉल आई कभी कि ये तुमने क्या लिखा है या ये क्या वीडियो डाली है? नहीं, कॉल्स आई, लेकिन मुझे कभी भी कोई थ्रेट वाली कॉल नहीं आई। थ्रेट वाली कॉल नहीं आई। हाँ, जिस तरह कोई दोस्त बैठे होते हैं वो कहते हैं कि यार मरेगा ये ना करो यार, छोड़ दो यार, क्या कर रहे हो यार, ठीक है। और वो एक ज़रूर होता है, लेकिन उस तरह से नहीं। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो ज़ाहिर है आप अगर आपके फैक्ट्स ठीक हैं और आप वो चीज़ें हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर एक चीज़ ये भी होती है कि शायद मेरा एक अब जिन लोगों को ज़्यादा वो था, जिनमें से अर्शद शरीफ साहब थे। अब अर्शद शरीफ साहब का तो ये है ना कि उनका एक्सपोजर जो था, उनकी जो रीच जो थी, वो हमसे तो कई गुना ज़्यादा थी और एक बड़ा नाम थे, और वो ऐसी चीज़ें कर रहे थे कंटेंट के साथ, फैक्ट्स के साथ, जो कि ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। शायद ये भी एक वजह कि हमारी चीज़ें उस तरह से शायद ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचा रही थी, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल एक रखें, फैक्ट्स अपने क्लियर रखें, और कोई एजेंडा आपका नहीं होना चाहिए। और बस ये है कि कभी-कभी मैं एग्रेसिव चीज़ें कर जाता हूँ, बाद में होता है कि अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था। वो चीज़ें ज़ाहिर है चलती रहती हैं। सर जो ट्रेडिशनल मीडिया है उस पे ख़बरों की स्क्रूटनी है, मतलब आपका रिपोर्टर एक चीज़ फाइल करता है, ब्यूरो उसको चेक कराता है या असाइनमेंट के पास जाता है, वो कहीं ना कहीं से हो के चेक हो के फिर एक टिकर भी आफ्टर वेरिफिकेशन चलता है। यूट्यूब कॉन्ट्रारी टू इट, मतलब आपके या मेरे जहन में कोई बात आई और हमें लगा कि ये सही है, हमने उसको वेरीफाई नहीं किया और हमने उसको बोल दिया, और जिस बंदे के पास माइलेज है, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो कोई भी किसी भी किस्म की बात कर सकता है, सच्ची झूठी वो एक सेपरेट कहानी है। आपको क्या लगता है कि इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन का पाकिस्तान में क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज़ ज़्यादा प्रोपेगेट करती है, ज़्यादा तेज़ी से, असल ख़बर की निस्बत फेक न्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से चलती है, तो उसको एक तो उसको चेक करने का क्या प्रोसेस हो सकता है या होना चाहिए, और दूसरा ये कि उससे बचा किस तरह से जा सकता है? आपके भी काफ़ी सारे ट्विटर पे भी फेक अकाउंट्स चले, हम उस पे भी ज़रा बात करते हैं कि वो उनकी क्या वजूहत थी, बट पहले ये फेक न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखें, फेक न्यूज़ मसला ये है कि चैनल्स के ऊपर जो स्क्रूटनी है ना, वो ये है कि चैनल ठीक है, स्क्रूटनी एक रखता है, लेकिन वहाँ पे भी अगर चैनल का एक एजेंडा है कि आपने ये चीज़ करनी है, तो बस वो फिर जो उसका एजेंडा है उसके मुताबिक जितनी फेक न्यूज़ है वो चल रही होती है। ये नहीं है कि चैनल्स के ऊपर फेक न्यूज़ नहीं है या अखबारात में फेक न्यूज़ नहीं है, भरमार है भाई। एजेंडा मेरा ये है ना, तो बस उससे रिलेटेड जो भी फेक न्यूज़ आ रही है, क्योंकि वो मेरे एजेंडे को सपोर्ट कर रही है, तो वो करें आप, ठीक है। वहाँ पे भी कोई आइडियल सिचुएशन चैनल्स पे नहीं है, और चैनल्स पे भी जो फेक न्यूज़ चलती है, बताएं पैमरा कितने एक चैनल्स को उन्होंने कितना एक जुर्माना किया? चैनल को सबसे ज़्यादा, ठीक है, आपके चैनल को सबसे ज़्यादा जुर्माने हुए, ठीक है। देखें, हमारा जो मसला है ना कि पैमरा ये नहीं देखता कि कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी नहीं है। पैमरा ये देखता है कि क्योंकि इसको टाइट करना है इस चैनल को, क्योंकि मुझे हुक्म आया हुआ है, मुझे इसको बंद करना है, तो वो बंद कर देगा। ये नहीं देखेगा, वो मेरिट पे नहीं देखेगा पैमरा भी। तो पूरा सिस्टम ही आपका करप्ट और कंप्रोमाइज्ड है ना। मसला ये है। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, देखें बिल्कुल सिस्टम एक होना चाहिए। मैंने अगर अपने यूट्यूब चैनल पे बात की और मुझे पता हो कि मुझे किसी को जवाब देना है, मुझे पता हो कि कोई फोरम मुझसे पूछ सकता है, मुझे पता हो कि कोई अदालत मुझसे पूछ सकती है,
तो मैं उसके मुताबिक बात करूंगा। अगर मुझे पता है कि कोई मुझसे पूछ ही नहीं सकता तो मैं उसके मुताबिक बात करूंगा। ये बदकिस्मती है, कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। मतलब आप जिसके, और ये बहुत गलत है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं लोगों के खिलाफ, उनकी फैमिलीज के खिलाफ। तो आप अगर आपको पता हो कि भाई मुझसे जवाब लिया जा सकता है, मुझे पूछा जा सकता है, मुझे जुर्माना हो सकता है, मेरा चैनल बंद हो सकता है, तो आप नहीं करेंगे। मैकेनिज्म बिल्कुल होना चाहिए फेक न्यूज़ के हवाले से, लेकिन जब तक हमारा पूरे का पूरा सिस्टम इस तरह से करप्ट होगा और कंप्रोमाइज्ड होगा कि जो हम चाहते हैं वो आप करते रहें तो ठीक है, जो हम नहीं चाहते वो आप करेंगे तो फिर आपको सबक सिखाया जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पे ना एक नैरेटिव है, जब हमें रिकमेंडेशन आई आपको गेस्ट बुलाने के लिए, तो उस वक्त भी लोगों ने सवाल पूछा कि आप एक सर्टन पार्टी की लाइन लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो आप ख़ुद बता दें कि एक साइड पे इंक्लाइनेशन होती है हर बंदे की, एक तो उसकी क्या वजह है, और दूसरा ये कि चलिए पहले आप ये बताएं, फिर हम इसके बाद इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखें, दो चीज़ें हैं। एक है कि जब आप कोई खबर देंगे तो वो आपने फैक्ट्स के ऊपर देनी है। सर, मैं अदालत में गया हूँ, मैंने केस कवर किया है, जाहिर है मैं ये बताऊंगा कि वकील ने क्या दलाइल दी और जज के क्या रिमार्क्स थे और फैसला क्या था। उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं कर सकता। वो जो फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक मैंने बताना है, जो वहाँ पे बात हुई वही बतानी है। लेकिन जब एनालिसिस होगा तो वो तो मैं अपनी राय दूंगा ना, कि जी मेरा एनालिसिस यह है कि ये ठीक है, ये गलत है। तो मेरी जहाँ पे जो राय होगी वो मैं खुल के दूंगा। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप के वो जो बात भी होती है कि न्यूट्रल, वाकई न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होता। जब आपने एनालिसिस करना है तो आपने एक चीज़ को ठीक कहना है, एक को गलत कहना है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है। इन्फॉर्मेशन आप, फैक्ट्स आप क्लियर रखें अपने, खबर आप बिल्कुल जो बनती है वो दें। एनालिसिस आपकी मर्जी है, आप जिस चीज़ को ठीक समझते उसको ठीक कहेंगे, जिसको गलत समझते उसको गलत कहेंगे। सर आप एक बड़े इदारे का के ब्यूरो चीफ भी हैं, और इसके अलावा भी आप मतलब आपकी पॉलिटिकल मामलात पे काफ़ी गहरी नज़र भी है। इलेक्शंस कब देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? देखें, इलेक्शंस जब हम ये बात कहते हैं ना कि इलेक्शन जो है ना वो होने जा रहे हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि भाई इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्योंकि जब आप देखते हैं कि सरमायाकारी आपके मुल्क के अंदर नहीं आ रही, रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट कम हो गई है, मायूसी है, अंधेरे हैं, आटे में लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुल्क चल नहीं रहा, कोई मुल्क आपको पैसे नहीं दे रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहा। जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टर हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक लिया है। दुनिया कह रही है कि जब तक कोई नई हुकूमत नहीं आएगी 5 साल के लिए, हम कैसे इनको इनके साथ बात करें, ये सारी चीज़ें करें। तो इस सारी सूरत हाल में बात ये होती है कि हाल तो आपको इलेक्शन नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्टेब्लिशमेंट ये तय किया हुआ है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, और इसलिए नहीं कराने कि इलेक्शन करेंगे तो इमरान खान आ जाएगा, और वो हमें इस वक्त सूट नहीं करता, ये एक जिद है हमारी, अना है कि हमने इमरान खान को नहीं आने देना, तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। जो इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी होगा वही। मुल्क को क्या कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, अवाम के साथ क्या होगा, ये मैटर नहीं करता। इसलिए कि आज भी पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ही ताकतवर है, हर इदारे के ऊपर उनका कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी, अदालतें, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। उनकी मर्जी के बगैर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। इसलिए होगा वही जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, और ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट को करना है कि कब उन्होंने पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। अगर वो चाहेंगे तो इलेक्शन होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो इलेक्शन नहीं होगा। उसके नताइज जो भी हों वो एक अलग चीज़ है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस वक्त आपके 70% जो आपकी यूथ है वो मुल्क से जाना चाहती है, लोगों के अंदर एक मायूसी है, अंधेरे ही अंधेरा नजर आता है, लोगों का इदारों पर एतमाद खत्म हो गया है, इदारों के खिलाफ नफरत, हर चीज अलग है। फैसला एस्टेब्लिशमेंट को करना है, इलेक्शन में जाना ही नहीं जाना। सर आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब अगर अपना टेन्योर पूरा कर जाते तो वो शायद उनकी पॉपुलैरिटी उस तरह से नहीं रहती जैसी पहली थी, और गवर्नमेंट में आने से पहले थी चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही थी, फिर अचानक एक रात रिजीम चेंज होता है, अगले दिन इमरान खान साहब दोबारा हीरो बन जाते हैं। क्या ऐसा मतलब चेंज हुआ एक रात में कि एक बंदा जिसकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ सारे नीचे जा रहे हैं और उसको फिर घर भेजा जाता है, और उसके बाद सडनली ही कम्स बैक एंड ही इज़ हीरो अगेन, और फिर उसके बाद वो जो बात कहते हैं खान साहब उस पर अवाम लबैक कहती है, वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अवाम उसको बाय करते हैं, वो कहते हैं सोशल मीडिया पे ये करो, अवाम उसको बाय करते हैं, मतलब एवरीथिंग ही सेज इज़ प्रोफेसी ना। खान साहब ये कह दें कि सदीक जान आज के बाद हीरो है तो सदीक जान हीरो है, खान साहब ये कह दें कि सदीक जान की सोशल मीडिया पे बैशिंग करो तो सदीक जान इज़ गॉन, या मेरे बारे में कह दें, क्या ये नैरेटिव की क्या गेम थी कि एक रात में एवरीथिंग इज़ मतलब टेबल्स आर टर्न्ड? देखिए, उसकी वजह ये थी कि लोगों को बिल्कुल ये था। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी कम क्यों हुई थी, या अगर वो टेन्योर पूरा करते तो क्यों कम होती। क्योंकि उस वक्त वो ये था
कि कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आप तो इंटरनेशनल चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, सर। आप वो सारी चीज़ें आपको पता है कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कोविड ने। सदी का सबसे बड़ा बहरान, क्राइसिस। फिर पाकिस्तान का ये वो अफ़गानिस्तान और वो जो अमेरिका वाला एपिसोड बिल्कुल। था, उसकी वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब थी। फिर पाकिस्तान और इंडिया का दरमियान में मामला हो गया, उसकी वजह से चीज़ें हुई। लेकिन मेन जो है वो कोविड था। अब कोविड की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब थी पाकिस्तान में, महंगाई बढ़ी, चीज़ें हुई। मैं हमेशा ये बात कहता था, मेरे वीलॉग ऑन रिकॉर्ड हैं, मैं ये कहता था 70% इमरान खान के दौर में महंगाई की वजह इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, 30% इनकी बैड गवर्नेंस, इनकी ना तजर्बाकारी, इनकी टीम, ये 30% ये फैक्टर्स हैं, 70% इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। लेकिन उस वक्त नून लीग क्या कहती थी? देखा तबाह कर दिया मुल्क, देखा बर्बाद, हम तजर्बाकार थे। लोग कहते थे यार बात तो इनकी ठीक है, ये बेहतर चला रहे थे मुल्क। अच्छा, लोगों को क्यों ये बात लगती थी? अब लोगों को तो उस वक्त नहीं पता था कि उस दौरान 2013 से लेके 2018 तक, इस दौरान ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्या थी, हमारे पास कर्जों का कुशन कितना था कि हम कर्जे लिए जा रहे थे, कोई मसला नहीं था। ठीक है। और फिर जब कोविड से दुनिया खुद इतनी हिल गई, तो फिर उधर उनके अपने मुल्कों में इतने क्राइसिस आ गए कि हमें किसने जो है वो पैसा देना था। फिर हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात वो नहीं रहे जो पहले अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी, कि अमेरिका पहले हर चीज़ हमारे हक में कर रहा होता था, हमें फैसिलिटेट कर रहा होता था, सपोर्ट कर रहा होता था, हम उसकी लिए जंगें लड़ रहे होते थे, हम सब कुछ कर रहे होते थे। ये फैक्टर्स लोगों को नहीं पता थे। लोगों को यार बात तो ठीक है, खाते हैं तो लगाते भी हैं। जब रिजीम चेंज हुआ और ये आए, तो सबसे पहले तो लोगों को ना एकदम धचका लगा कि यार ये तो वही चेहरे हैं जिन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया, और ये अब मिल के आ गए। वो इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि वो जो तस्वीर एक इकट्ठी आई थी ना, जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, फजल रहमान साहब की इकट्ठे, वो जो हाथ उन्होंने उठाए हुए, उसने बहुत इम्पैक्ट डाला, लोगों ने रिएक्ट किया। फिर उसके बाद हुआ ये कि एक के बाद एक ऐसी चीज़ होती गई कि इमरान खान के बयानिए के ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त होती गई। इमरान खान ने कहा ये अपने लिए आए, उसके बाद एक ये बरी होने लगे। इमरान खान ने कहा एनआरओ लेना चाहते थे, उन्होंने नैब में तरमीम शुरू कर दी। इमरान खान ने कहा ये अवाम के लिए नहीं आए, अवाम के लिए मुश्किलात शुरू हो गई। इमरान खान ने कहा कि ये अमेरिका के कहने पे आए हैं, आपके वजीर दिफा कहते हैं कि हम तो वेंटिलेटर के ऊपर हैं और उसका बटन अमेरिका के पास है, वो बटन बंद कर दें तो हम बतौर कौम जो है वो मर जाएंगे, हमारी मौत पक्की हो जाएगी। और आपका वज़ीर आज़म कहता है कि भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। यानी जो इमरान खान ने कहा था, हर चीज़ ये वो करते रहे जिससे इमरान खान के बयानिए के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त होती रही। तो अब तो सर बात यह है कि अब तो 11 माह में 10 माह इनको, 10 माह में हर बात इमरान खान की दुरुस्त साबित हुई है। इमरान खान ने कहा था सब मिले हुए हैं, आप देख लें इस वक्त अदालतें क्या करें, सारे क्या करें। तो इस सारी सूरत हाल में क्योंकि इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, फिर इनके करप्शन के केसेस उन्होंने माफ़ कराए, इन्होंने अपनी ज़ात के लिए, देखे ना, मुझे एक बात बताएं, मरियम बरी हो गई, कैप्टन सफदर बरी हो गए, शहबाज बरी हो गए, हमजा शहबाज बरी हो गए, सलमान शहबाज वापस आ गए, इसहाक डार वापस आ गए, शहबाज के दामाद वापस आ गए, इनके और करप्शन केसेस माफ़ हो गए, इनके जितने पार्टीज के जितने मेन लीडरशिप है सारों के केसेस बंद हो गए। ये तो था इनके अपने लिए। पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, नैब इन्होंने तरमीम कर दी, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट खत्म कर दिया, इन्होंने ईवीएम को खत्म कर दिया, इन्होंने अपने लोगों के नाम ही सेल से निकाल दिए, नवाज को पासपोर्ट दे दिया, मरियम को रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी, मरियम का पासपोर्ट वापस करवा दिया। ये हो गया। मुझे बताएं कोई एक कानून साजी बताएं जो आवाम के लिए हुई हो, कोई एक कानून साजी को बता सके कि ये इन्होंने 10 माह में अवाम के लिए किया। अवाम के लिए तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला गया, और जाहिर है पाकिस्तान में एक एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं, और इमरान खान का बहुत सारी बातों पे मौक़िफ़ जो है वो बहुत सख्त था, और बड़े बोल्ड उनके बयानात थे, तो इस वजह से लोग उनके साथ निकले। माइनस इमरान खान पीटीआई का कोई फ्यूचर है? देखें, ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है माइनस इमरान खान के हवाले से। अभी तक तो ये लगता है कि माइनस इमरान खान होंगे, अभी तक तो ये लगता है कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे, अभी तक तो ये लगता है कि वो नायल होंगे। अच्छा, और खान साहब को खुद भी ये बातें पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव बात कर रहा हूँ। बंदे को पता है कि जब आपके इदारे तय कर लेते हैं तो फिर किसी तरह से भी आपको करवाना पड़े वो करवाएंगे। तो ये एक चीज़ है। लेकिन माइनस इमरान खान के बाद क्या होगा, देखें, एक ये था कि पीटीआई टूट फूट जाएगी, लोग भाग जाएंगे, फलाना छोड़ जाएगा, फलाना छोड़ जाएगा, फलाना छोड़ जाएगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। और जो इमरान खान को छोड़ के गए आज वो कहाँ हैं? ठीक है, तो इसलिए कुछ, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये, मैं फवाद चौधरी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, अगर इमरान खान को नायल करवाएंगे तो रिएक्शन में वोट और ज़्यादा पड़ेगा, लोग और ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। ये नहीं है कि लोग उसके बाद वोट में कमी आ जाएगी, और रिएक्ट करेंगे। तो ये आप फैसला करना है कि मुल्क चलाना है या इस हुकूमत को और इन ख़ानदानों को चलाना है और बचाना है। सर, एक्सीलेंट कन्वर्सेशन। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे देख रहे हैं एफएससी के, या जिन्होंने अभी कोई डिग्री शुरू की है, या जो जर्नलिज्म की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए एक रोड मैप स्पेसिफाई कर दें कि वो किस किस्म का
कंटेंट कंज्यूम करें, क्या उनके लिए गाइडलाइंस हैं, किस तरह से वो इस फील्ड में आ सकते हैं, और फिर ये कितनी फीजिबल भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि पैसे कितने मिलते हैं हमें और कितना ज़्यादा वक्त हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके जो रिटर्न है, मतलब हर कोई सदीक जान नहीं बनता और हर कोई न्यूज़ एंकर भी नहीं बनता। लोग सारी ज़िंदगी एक रिपोर्टिंग जॉब में ही गुजार देते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक गाइडलाइन जो मीडिया या जर्नलिज्म को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए सदीक जान क्या कहते हैं? देखें, एक तो ये है कि मैं उन लोगों में हूँ, मीडिया में जो बड़ी तादाद है जिन्होंने मैस कॉम नहीं किया हुआ, मैं उनमें हूँ, ठीक है। इस पे बेहतर तो ज़ाहिर है बहुत से वो लोग जिन्होंने मैस कॉम किया है वो बहुत बेहतर इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी राय दे देता हूँ। मेरी राय ये है कि मैंने देखा जो हमारे पास अब मैस कॉम करके स्टूडेंट आ रहे हैं, मसला वही है जो मैंने आपको शुरू में भी बात कही थी, डेडिकेशन नहीं है, पैशन नहीं है, टाइम नहीं दे सकते, शॉर्टकट, बस थोड़ा सा टाइम दे के बहुत आगे चले जाएं, थोड़ा सा टाइम दे के बहुत पैसा कमा लें, बस फॉरेन टीवी स्क्रीन पे आ जाएं, बहुत पैसा भी आ जाए, ये इस तरह से चीज़ें नहीं होती। अब शॉर्टकट नहीं है। अगर आप 14-16 घंटे दे सकते हैं मीडिया में आएँ, नहीं दे सकते जाके कोई और काम करें। और आपको देखें, आप मीडिया हाउसेस का आप देख लें, वो कहते हैं हमें वो बंदा मिले जो 2 बंदों का काम एक बंदा करे, जो 3 बंदों का काम एक, और ऐसे लोग मौजूद हैं। हर साल हज़ार स्टूडेंट मैस कॉम कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में जॉब्स नहीं है, अखबारात में जॉब्स उल्टा ख़त्म हो रही हैं लोगों की, ठीक है। इस वक्त तो हालात ये हैं कि अगर कोई आज से 4 साल पहले 1 लाख रुपए ले रहा था, 5 साल पहले 1 लाख रुपए ले रहा था, तो आज वो 60,000 ले रहा होगा, यानी इतने कट लगे मीडिया में। तो डिजिटल मीडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, वेब के ऊपर आप कंटेंट लिख सकते हैं, आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बना सकते हैं, आप अपना यूट्यूब बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बना रहा कोई, ना होने के बराबर है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है वही कमिटमेंट और डेडिकेशन और मुस्तकिल मिजाजी बात, क्योंकि इसमें आपको सोशल लाइफ आपकी कंप्रोमाइज़ होती है, फैमिली लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है, दोस्तियाँ कंप्रोमाइज़ होती हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ये कर सकते हैं तो इस फील्ड में आए, नहीं कर सकते टाइम अपना ज़ाया ना करें, यही आप अपनी एनर्जीज किसी और फील्ड में लगा के और बहुत आगे जा सकते हैं। सर आखिरी चीज़, सॉरी मैं पूछना भूल गया कि आपके बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, और हमारी शायद इस पर एक दफ़ा बात भी हुई थी कि उनको बंद कराना है। आप अपने जो हैंडल्स हैं, ट्विटर तो आपका वेरीफाई नहीं है, बाकी जो भी हैंडल्स हैं वो एक दफ़ा बता दें लोगों के लिए, हम इस पर डाल भी देंगे ताकि लोगों को पता लगे कि यार ये वाले सदीक जान साहब खुद ऑपरेट करते हैं और बाकी सारे फेक हैं। देखिए, मैंने ना उसके ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, जो मेरा ट्विटर है ना, SDQJAN जान के नाम से जो मेरा ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर, और वो बस अब सारे लिस्टेड हैं, आपकी मामनत से वो वेरीफाई भी करवाते हैं। उसके ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, उसमें सारे अकाउंट्स हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं हैरान होता हूँ। अच्छा, मुझे एक दिन एक साहब मिले, कहते हैं यार तुमने वो जो फलां ट्वीट किया हुआ था ना, वो क्या बात। मैंने कहा कौन सा? वो बड़ी अजीब ट्वीट था। मैंने कहा ये तो मैंने किया ही नहीं है, ये मेरे अकाउंट से। अच्छा नहीं, लेकिन ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने कहा यार होता क्या है, लोग ना नहीं क्लिक करके देखते कि ओरिजिनल अकाउंट है, क्योंकि वो तस्वीर आपकी लगी होती है, स्पेलिंग वही होते हैं, तो वो लोग। दूसरा, एक मुझे किसी ने आके और कहा कि आपने जी फलां को बड़ी गंदी गालियाँ दी हुई थी ट्विटर के ऊपर, और मैंने कहा उनके साथ मैंने ऐसी गालियाँ तो अव्वल तो किसी को भी नहीं दी आज तक, और दूसरी बात है जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनके ऊपर तो ज़ाती तौर पर उनके मेरे ऊपर इतने एहसानात हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नहीं, मैं खुद देखा है, और मैंने कहा सर वो आप देख तो लेते फेक अकाउंट, वो फेक अकाउंट था। सो SDQJAN आपका असली अकाउंट हम इस पर डाल भी देंगे, और बाकी अकाउंट्स उस पर लिस्टेड हैं। बिल्कुल। और तीनों हज़रात ये थे जी सदीक जहान साहब, इनके साथ कन्वर्सेशन में बड़ा मज़ा आया। इनसे अगर आप वैसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, जो यूट्यूब से रिलेटेड लोगों के सवाल हैं। अगर वो 10 से ज़्यादा हुए तो फिर हम इनके साथ एक सेशन दोबारा रखेंगे और इसमें हम फिर लोगों के वो सवाल एड्रेस करेंगे। हम के पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।